नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय लेखा की समितियाँ या सर्वसमिकाएँ या नेशनल इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटीज़ की। ये क्या होता है? तो ये सर्वसमिकाएँ या समितियाँ जो होती हैं वो राष्ट्रीय आय के जो मापने के 3 तरीके हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। तो इन तीनों तरीक़ों से जो माप प्राप्त होते हैं उन तीनों के बीच पाई जाने वाली समानता को इंगित करने वाली सर्वसमिकाएँ हैं। ये बताती हैं कि राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय है वो तीनों बराबर होते हैं। तो जनरल थ्योरी के प्रकाशन के बाद से राष्ट्रीय आय लेखांकन एक आधिकारिक या ऑफिशियल काम बन गया है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्वास्थ्य में परिवर्तन को दर्शाते हैं कि इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है देश की या इकोनॉमी की, वो बताते हैं। वे अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव की जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय आय की आधुनिक अवधारणाएं पहले की अवधारणाओं की तुलना में अधिक व्यापक और अधिक गतिशील बन गई हैं। भारत की राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय को इस प्रकार परिभाषित किया है कि एक राष्ट्रीय आय अनुमान एक निश्चित अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को मापता है जिसे दोहराव के बिना गिना जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय क्या हो गई? एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिसको दोहरी गिनती नहीं की गई हो। तो हम एक अर्थव्यवस्था की कुल आय को अलग अलग तरीके से 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था में एक ही समय में 3 प्रवाह या धाराएँ बहती हैं। एक होती है आय की, दूसरी उत्पादन की, तीसरी व्यय के रूप में। जब कुछ उत्पादित किया जाता है तो उत्पादन के कारकों को भुगतान किया जाता है जो कि उनकी आय बनती है, जिसे वे यानी कि आय प्राप्त करने वाले उपभोग या निवेश पर खर्च करते हैं। दरअसल खर्च आय का दूसरा नाम है, यानी कि ये दूसरा प्रवाह है। 3 प्रकार के प्रवाह होते हैं: आय, उत्पादन या आउटपुट और व्यय एक्सपेंडिचर। किसी निश्चित समयावधि में हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिसे हम ट्रिपल आइडेंटिटी या 3 सर्वसमिकाएँ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? आउटपुट आपका यानी कि उत्पादन बराबर होता है इनकम यानी कि आय के, और वो भी बराबर होती है एक्सपेंडिचर या व्यय के। तो उत्पादन, आय और व्यय तीनों बराबर होते हैं। शुम्पीटर जो थे, जोसेफ शुम्पीटर पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय को 3 प्रकार के प्रवाहों के रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया, और उन्होंने स्वीकार किया कि जो राष्ट्रीय आय है वो इन तीनों प्रवाहों का अध्ययन ही है। और उनके इस दृष्टिकोण को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार किया है। इसलिए राष्ट्रीय आय को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। पहला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP। एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान, इसमें क्या शामिल होता है? एक निश्चित अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियों की सभी शाखाओं में जोड़े गए शुद्ध मूल्यों के विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के साथ के योग को क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो NNP होता है वो कैसे निकाला जाता है? डोमेस्टिक NDP होता है, और उसमें नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ करके अपन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकाल सकते हैं। तो ये बताता है उत्पाद के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय उत्पादन को। दूसरा है साधनों के वितरण अनुपात के योग के रूप में। तो साधन आयों के योग के रूप में एक निश्चित अवधि में उत्पादन के साधनों को किए गए आय भुगतानों के कुल योग के रूप में ये आय को बताता है। इसमें भुगतान में कौन कौन से? वेतन है, मजदूरी है, लाभ है, ब्याज है, और लाभ, ब्याज और मजदूरी। इसके अलावा किराया और लगान आदि तत्व इसमें शामिल हो सकते हैं। अब हम तीसरी विधि है शुद्ध राष्ट्रीय व्यय के रूप में, नेट नेशनल एक्सपेंडिचर के रूप में। तो माल और सेवाओं की अंतिम खपत, साथ ही घरेलू और विदेशी शुद्ध निवेश पर जो व्यय होता है, उन दोनों का योग देखा जाए तो उसको कहेंगे अपन शुद्ध राष्ट्रीय व्यय के रूप में। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से राष्ट्रीय आय का अनुमान हो गया। तो अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आय को देखने के ये 3 तरीके हमें ट्रिपल आइडेंटिटी को बताते हैं, यानी कि हमारी आय, हमारा व्यय और हमारा उत्पादन तीनों बराबर होते हैं। इन परिभाषाओं में अवधि हमेशा 1 वर्ष की ली जाती है, एक वित्तीय वर्ष माना जाता है, और सभी का परिमाण इस 1 वर्ष की अवधि के लिए समान आता है, बशर्ते कि सभी घटक इस अवधि में लगातार कार्य करते हैं, लगातार व्यवहारशील रहते हैं। अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम NI, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और PI पर प्राइवेट इनकम के बीच, पर्सनल इनकम के बीच अंतर संबंध लेखांकन समिति या परिभाषा के लिए आधार बनते हैं। तो इनके बीच जो अंतर संबंध होते हैं वो लेखांकन या अकाउंटिंग आइडेंटिटी का आधार बनते हैं।
आय का चक्रीय प्रवाह भी हमें बताता है कि राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है राष्ट्रीय व्यय के। तो ये चक्रीय प्रवाह भी हम क्लियर कर देता है। राष्ट्रीय उत्पाद वर्तमान में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का एक मौद्रिक माप होता है, जैसा हमने पहले पढ़ा है। राष्ट्रीय आय सभी कारक आयों का योग होता है, ये भी हमने पढ़ा है। तब कारक की कमाई का उपयोग उपभोग और निवेश के लिए किया जाता है, कि कारक अपनी कमाई का उपयोग उपभोग में या बचत करके उसको निवेश करने में कर सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय व्यय एक प्रकार सभी निजी खपत और निजी निवेश व्यय के साथ साथ सरकारी व्यय को भी शामिल कर लेता है। तो इसमें इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय के बराबर होता है और राष्ट्रीय व्यय के, और राष्ट्रीय आय जो है राष्ट्रीय व्यय के समान होती है, और इसे ही लेखांकन समिति कहा जाता है, अकाउंटिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटी कहा जाता है, कि राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय व्यय और राष्ट्रीय आय तीनों बराबर होते हैं। इन लेखांकन समितियों को प्राप्त करने के लिए हम अपना एक मॉडल बनाते हैं, जिससे हम इसको समझेंगे। तो वो उसकी कुछ मान्यताएं हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहले हम क्लोज मॉडल की बात करते हैं, जिसमें सरकार भी नहीं होती है, तो कोई सरकारी गतिविधि नहीं होती और कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है। साथ में ही मूल्यह्रास की लागत को शून्य मान लिया है। तो इस स्थिति में इन तीनों कंडीशंस में हम राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन का उल्लेख करते हैं। इस काल्पनिक अर्थव्यवस्था में वाई जीएनपी का प्रतीक होता है, और जीएनपी में इस सरलीकृत दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में दो तत्व होते हैं। पहला है खपत, जिसको कंजम्पशन सी से डिनोट करते हैं। दूसरा है निवेश, जिसको इन्वेस्टमेंट आई से डिनोट करते हैं। हम पहली समिति देखना चाहें तो वो देखेंगे कि उत्पादन की मात्रा और बिक्री की मात्रा बराबर होगी। तो इस प्रकार से उत्पादन की मात्रा जो होगी वाई है और बिक्री की मात्रा होगी सी प्लस आई, यानी कि जो उत्पादन है वो कंजम्पशन में या फिर सेविंग या इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा। चूँकि जी यहाँ पर जीरो है और शुद्ध निर्यात भी यहाँ जीरो मान लिया हमने पहले से ही। तो जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम है शुद्ध निर्यात। दूसरे शब्दों में बोलें तो उत्पादित समस्त उत्पादन का उपभोग या निवेश किया जाता है। ये रूप से खपत के लिए और आंशिक रूप से बचत के लिए उपयोग किया जाता है, और उस बचत को फिर पूरी तरह से निवेश में उपयोग किया जाता है। इस तरह हम लिख सकते हैं कि वाई बराबर जो है हमारी उत्पादन है या आय है, उसको हम कंजम्पशन में और सेविंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वाई बराबर सी प्लस एस 8.2 में। चूँकि यहाँ टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट अवेलेबल ही नहीं है, तो टी बराबर जीरो हो गया है। अब समिति 8.1 और 8.2 को एक साथ मिलाने पर चूँकि राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय अनिवार्य रूप से बराबर होती हैं, इसलिए सी प्लस आई को सी प्लस एस के बराबर होना चाहिए, अर्थात सी प्लस आई बराबर वाई है और वाई बराबर सी प्लस एस है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इस सर्व समीकरण समिति का बाह्य पक्ष का घटक राष्ट्रीय उत्पाद या समग्र मांग या समग्र व्यय के घटकों को दर्शाता है, और दाहिनी तरफ की ओर खपत और बचत के बीच आय के वितरण को दर्शाता है। तो यह समीकरण क्या दिखाता है कि उत्पादित आउटपुट जो है बिकने वाले आउटपुट के बराबर होता है, और उत्पादित उत्पादन का मूल्य प्राप्त आय के बराबर है, और प्राप्त आय आंशिक रूप से खपत पर खर्च की जाती है और आंशिक रूप से बचाई जाती है। तो समीकरण 8.3 को पुनः व्यवस्थित करते हुए हम बचत और निवेश की समिति प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आई बराबर हो जाएगा वाई माइनस सी बराबर की एस। तो वाई माइनस सी बराबर एस या आई के बराबर होगा, और आई यहाँ बराबर किसके हो जाएगी एस के, जो कि निवेश और बचत की बराबरी को बताती है। तो ये हमारी आय निवेश और बचत की समिति मिल गई। इस तरह से इसका मतलब है कि दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में जहाँ सरकारी क्षेत्र और विदेशी व्यापार अनुपस्थित होता है, वहाँ निवेश बचत के हमेशा बराबर होता है। दूसरे शब्दों में लेखांकन समिति या पारिभाषिक समिति बताती है कि वास्तविक बचत या अनुभविक बचत जो होगी वो हमेशा वास्तविक निवेश या अनुभविक निवेश के बराबर होती है। हालांकि अनुमानित बचत या नियोजित बचत आवश्यक रूप से अनुमानित निवेश या वांछित निवेश के बराबर नहीं होती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्सपोस्ट जो है अनुभाविक या वास्तविक बचत की और वास्तविक निवेश की, कि वो हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन अनुमानित वाला और वांछित वाला जरूरी नहीं हो बराबर हो। अब हम इस मॉडल को विस्तृत बनाते हैं, सरकारी क्षेत्र और विदेश व्यापार को शामिल करते हुए वास्तविक मॉडल के रूप में परिवर्तित करते हैं, और अपनी चर्चा को यथार्थवादी बनाने के लिए हम सरकारी क्षेत्र और विदेश व्यापार क्षेत्र को शामिल करते हैं। एक बार जब सरकार को तस्वीर में शामिल किया जाता है तो हम देखते हैं कि सरकार गवर्नमेंट जो है वो खर्च करती है, उनको जी से डिनोट करते हैं, और राजस्व रूप में करों को
एकत्रित करती है, जिसको टी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा सरकार व्यक्तियों की तरह बचत भी कर सकती है। तो बचत कब करती है? जब उसका खर्चा कम हो और आय ज़्यादा हो, यानी कि टी ज़्यादा और जी कम हो। तो सरकारी बचत होगी जब राजस्व जो है सरकार के व्यय से अधिक होता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो एक बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो जाने के बाद विदेशी व्यापार क्षेत्र में भी बचत हो सकती है। जब भी जो हमारे निर्यात होंगे, यानी कि एक्सपोर्ट्स, जिनको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, वो आयातों से अधिक होंगे, यानी कि इम्पोर्ट्स, यानी कि एम से डिनोट हो रहे हैं, से अधिक होंगे। तो निर्यात आयात से अधिक होंगे तो हम विदेशी क्षेत्र में बचत करेंगे। इस प्रकार हमारे पास 3 प्रकार की बचत हो गई है। व्यक्तिगत बचत जो कि एस के रूप में, सरकारी बचत टी माइनस जी, और विदेशी बचत एक्स माइनस एम। तो अर्थव्यवस्था के अंदर इस तरीके से 3 स्थितियाँ हो जाएंगी। तो हमारी सेविंग्स बराबर होंगी वाई माइनस सी माइनस टी। तो कंजम्पशन और टैक्सेस घटा देंगे तो हमारे पास एस आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि वाई जो होगी, उत्पादन होगा, वो हमेशा किसके बराबर होगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हमारे वे को बता रहे हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या समग्र मांग जो है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स। तो 8.6 के मान को 8.5 में रखें तो हम प्राप्त क्या करेंगे? देखेंगे कि एस बराबर वाई माइनस थे, माइनस सी माइनस टी था, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आई प्लस जी माइनस टी और एक्स माइनस एम। तो समीकरण 8.7 को पुनः व्यवस्थित करने पर और आई के लिए हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? हम प्राप्त करेंगे कि सभी 3 प्रकार की बचतों का योग निवेश के बराबर हो जाता है। यानी कि आई को एक तरफ रखेंगे, एस उधर रहेगा, फिर इधर टी माइनस जी, यानी कि टी माइनस जी हो जाएगा, और प्लस में एक्स माइनस एम हो जाएगा। तो तीनों जो बचते हैं, व्यक्तिगत बचते हैं एस, गवर्नमेंट बचत टी माइनस जी और विदेशी बचत एक्स माइनस एम, तीनों का जोड़ आई के बराबर हो जा रहा है। तो बाहरी क्षेत्र की उपेक्षा करते हुए हम निम्नलिखित सम्मति लिख सकते हैं। बिना बाहरी क्षेत्र के वाई माइनस टी इज इक्वल टू सी प्लस एस हो गया, यानी कि इसमें विदेश व्यापार नहीं है। अब 8.9 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि y बराबर, ये जो 3 निशान आते हैं वो हमेशा आइडेंटिटी को प्रतीत करते हैं। तो C प्लस एस प्लस टी, तो C कंजम्पशन, एस सेविंग प्लस टी टैक्सेशन, तीनों को जोड़ेंगे तो y के हमेशा बराबर हो जाएगा। बाहरी क्षेत्र की अनुपस्थिति में हमारे पास क्या होएगा? y बराबर C प्लस आई प्लस जी होता है। तो ये हमारा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सपेंडिचर वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों को बराबर करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो एस प्लस टी बराबर हो जाएगा आई प्लस जी के। तो दोनों ओर सी से रद्द किया हमने, तो इस तरीके से क्या बन गया? आई प्लस जी बराबर एस प्लस टी। तो ये हमारे पास आ गया बंद अर्थव्यवस्था के लिए। और अगर इसी में विदेशी व्यापार भी जोड़ लें तो क्या हो जाएगा? आई प्लस जी प्लस एक्स और एस प्लस टी प्लस एम। तो ये हमारे पास x माइनस एम था, उसमें से x वाला हिस्सा जाएगा एक्सपेंडिचर में और m वाला हिस्सा आएगा हमारे पास s वाले के अंदर। तो इस तरीके से i प्लस जी प्लस एक्स बराबर हो जाएगा s प्लस टी प्लस एम। ये खुली अर्थव्यवस्था के लिए। तो समिति अंतर रूप में हमें क्या बताती है कि उत्पादन जो है वो व्यय के बराबर होता है, और व्यय को खपत, निवेश, सरकारी खरीद और शुद्ध निर्यात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय की ये अकाउंटिंग की सर्व समीक्षाएँ या समितियाँ यहाँ समाप्त होती हैं। धन्यवाद।